सो हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट की कल आंसर की आई थी और आज से हम लोगों का टॉप क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हो चुका है इस वीडियो से। इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से सिलसिला कारवां आगे बढ़ेगा जिसमें कि हम पॉलिटी के साथ साथ देन उसके बाद ज्योग्राफी। अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, बाकी हो सकता है कुछ लेक्चर्स लाइव भी हो, ठीक है, क्योंकि जैसे पॉलिटी का कल शाम को एक लेक्चर लगभग लाइव ही होगा हम लोग का, शायद ज्योग्राफी का ही होगा वो, ठीक है। लेकिन जो भी होगा सारे सब्जेक्ट्स के यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का तो यहाँ पर हो ही जाएगा, देन हिस्ट्री, ऐसा नहीं कि 50 ही होंगे, अगर नीड लगेगी तो ज़्यादा भी होंगे, ठीक है। साइंस, इन सब के टॉप क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और साथ ही साथ आप मत भूलें कि भूतेश सर, कमल सर तहलका मचाने वाले हैं, ठीक है। तो टॉप 50 क्वेश्चंस मैथ्स के और टॉप 100 क्वेश्चन रीजनिंग के, उसके भी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाले हैं। टॉप 50 बाई भूतेश सर एंड टॉप 100 रीजनिंग के बाई कमल सर। जिसके भी आगे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसका भी आगे अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है उसके लिए तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये लेक्चर्स। बाकी सारी पीडीएफ तो अपलोड करी ही जा चुकी हैं, जो परमार एसएससी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप सारी जो पीडीएफ हैं उनको डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक। और बाकी जो टॉप क्वेश्चन है जहाँ पर आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन की नीड हो सकती है वो हम लोग यहाँ पे करवा देंगे आपको, चाहे जीके के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे रीजनिंग के हो। तो जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना जो टेलीग्राम पे मतलब पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, बट वहाँ पर ऐसे नीड नहीं होनी चाहिए टीचर की, तो इसलिए टॉप क्वेश्चन ही यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आपको, जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। और साथ ही साथ जो ग्रेजुएट का मेन्स देने जाएंगे उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेंस लेवल के ही क्वेश्चन आप बोल सकते हैं जो टॉप क्वेश्चन है, जहाँ पर काफ़ी अभी टॉप किस बेसिस पे हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किए हैं, क्योंकि जब आप पीडीएफ देखेंगे तो उसी ऑर्डर में यानी कि हार्ड टू ईजी के ऑर्डर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इसमें। 1955 विच सेक्शन गवर्न्स द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप व्हेन अ न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया? 5, 6, 7 या 9? देखो, कोई भारत का नागरिक है या नहीं है, 26 जनवरी 1950 यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, लागू हुआ था, उससे पहले कौन है भारत का नागरिक कौन नहीं है वो ध्यान रखना। वो पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो भाग 2 है, जिसमें कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में अनुच्छेद दिए हुए हैं, वो डील करता है। सारे नहीं, 5, 6, 7 मेनली, 5, 6, 7, ठीक। देन अगर बात करेंगे 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, वो ये अधिनियम, ये वो एक्ट है जो ये गवर्न करता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई नागरिकता किस तरीके से ले सकता है, तो जनरली कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके होते हैं जिससे कि, यहाँ पे लिखता हूँ, 5 तरीके होते हैं जिससे कि कोई नागरिकता ले सकता है, और वो इसके डिफरेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 3, 4, 5, 6 एंड 7। 3 में अगर बात करेंगे तो बाई बर्थ यानी कि कोई जन्म से कैसे भारत का नागरिक है, बाई डिसेंट यानी कि उसके मम्मी पापा भारत के नागरिक हैं तो वो कैसे भारत का नागरिक हो सकता है, बाई रजिस्ट्रेशन यानी कि उसके मम्मी पापा में कोई भारत का नागरिक था, अभी नहीं है, अब अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो 6 में है आपका नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपके मम्मी पापा भारतीय नहीं थे, कोई भारतीय नहीं, कोई भारतीय मूल का है ही नहीं, तब आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो सेक्शन 6 है। और सेक्शन 7 आ जाता है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, यानी कि कोई अगर हम टेरिटरी भारत का हिस्सा बना रहे हैं तो, और वो हम किस आर्टिकल का यूज़ करके बनाते हैं, रिकॉल करो, आर्टिकल नंबर 2 का यूज़ करके बनाते हैं। अगर हमें किसी टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाना है तो कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा वो सेक्शन 7 डील करेगा। 9 क्या है, तो जिस तरीके से ये 5 तरीके हैं जिससे आपको नागरिकता मिल सकती है, उसी तरीके से आपकी नागरिकता इन 3 तरीकों से जा सकती है। ये 3 तरीके क्या क्या हैं? पहला, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब ये होता है कि आप नागरिकता त्याग दें खुद से, ठीक। दूसरा है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन ना लिख के टर्मिनेशन लिखो पहले, क्यों, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। टर्मिनेशन एंड देन आएगा डेप्रीवेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि तुमने बिना बताए किसी और देश की नागरिकता ले ली तो तुम्हारी यहाँ की भारत की नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये है सेक्शन नंबर 8, ठीक है, 7 के बाद 8, ये आएगा सेक्शन नंबर 9 और ये आएगा सेक्शन नंबर 10, यानी ऑर्डर में आपको सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। अब पता है 6 के बाद ना एक 6A भी है और 6B भी है। 6A की बात करेंगे तो ये असम अकॉर्ड से डील करता है,
असम अकॉर्ड 1985 में 1985 में इंसर्ट किया गया था। ये डील करता है कि जब आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जिसको बोलते हैं, तो भारत ने सहायता करी थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश से भाग के असम में घुस गए थे, तो उनकी सिटीजनशिप से ये डील करता है। और वहीं 6B की अगर बात करेंगे तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 वाला, मतलब है यही एक्ट, इसको अमेंड किया गया 2019 में, जिसमें आपको पता है कि तीन देशों यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए 6 कम्युनिटी के लोग, जिसमें कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब हैं, लेकिन मुस्लिम्स नहीं हैं, उनको सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन में क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। 11 साल नहीं, 6 साल अगर आप रहेंगे भारत में, इस बेसिस में 11 साल रहता है कि भारत में आपको रहना है तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, तो 11 से घटा के उसको 6 कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट एंड सेलेक्ट विच इज और आर करेक्ट। ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन, सॉरी हिंदी में, अच्छा यहाँ पे है, हिंदी में पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखो, अब अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की, जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की, तो इनको ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, इनको इंसर्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और इनको 2 आर्टिकल्स में डाला गया, 323A और 323B। 323A डील करता है ए से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक, यानी सर्विसेज रिलेटेड कोई मैटर है, कोई सैलरी को लेके, कोई पेंशन को लेके, कोई हटा दिया गया, कोई करप्शन, तो सारी चीज़ें ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखती हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और ये है ट्रिब्यूनल फॉर अदर पर्पसेस, यानी इसके अलावा, सर्विसेज के अलावा अगर कोई ट्रिब्यूनल बनानी है वो है यहाँ पर। ठीक, ट्रिब्यूनल कौन क्रिएट करता है? तो जनरली पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे अगर बात करेंगे पार्लियामेंट क्रिएट करता है, और ये वाली पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, 323A की बात कर रहा है। तो इट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। यस, ओरिजिनल है, ओरिजिनल का मतलब सीधे आप अप्रोच कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में, बट एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एल चंद्र कुमार जो केस था, ये क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। एल चंद्र जो कुमार केस था, ये केस कब का था? ये केस 1997 का था, 1997 का, जिसमें कि ये कहा गया था कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन ऐसा नहीं कि फाइनल है और बाइंडिंग और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट। ठीक है, कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ओरिजिनल तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ध्यान रखना है। मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड पार्लियामेंट्री स्टाफ्स आर ऑल्सो कवर्ड। मेंबर ऑफ कैट आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई पावर्ड कमिटी चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों गलत है। क्यों? डिफेंस फोर्सेस की अपनी खुद की ट्रिब्यूनल होती हैं, वो ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल में डिपेंड नहीं करती, उनकी अलग से ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स का भी यहाँ पर मैटर नहीं चलता इन ट्रिब्यूनल्स में। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट क्रिएट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उस पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। और जो मेंबर्स ऑफ कैट हैं अपॉइंटेड बाई दी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई पावर्ड कमिटी चेयर्ड बाई नॉट बाई प्राइम मिनिस्टर बट बाई ईदर CJI या फिर जो हाईएस्ट मतलब उम्र में जो सिटिंग जज होगा उसके द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B1 ओनली सही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग कमीशंस इन इंडिया हैज सबमिटेड अ रिपोर्ट टाइटल राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। राइट टू इन्फॉर्मेशन, पता है कि कब ये रिपोर्ट सबमिट करी गई थी? पहली बात तो ये ARC 1 नहीं है, ये ARC 2 है। सिमिलर ऑप्शंस दिख रहा है आपको? सिमिलर ऑप्शन जब मैं आपको सिखाता हूँ नेटो में, सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ARC 2 है जो सबसे पहले 2006 में सबमिट करी गई थी। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। ठीक है, आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो उसी को लेके ये रिपोर्ट पर्टिकुलरली सबमिट करी गई थी। पहली वाली 2000 मतलब पहली वाली इन द सेंस ARC जो 2 है वो पार्ट्स में सबमिट हुई थी, जो पहला पार्ट है वो 2006 में सबमिट हुआ था। और ये ध्यान रखना है, जो ARC 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अगर आप UPSC की तैयारी करने जाएंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। ARC जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में। इसको चेयर किया था किसने? वीरप्पा मोइली ने, ये ध्यान रखना है। सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले को चेयर किया था मोरारजी देसाई एंड के हनुमान थैया, ठीक है, के हनुमान थैया।
और ये कब चेयर करी गई थी, कब बनी थी ये? 1966 में, 1966 में। सरकारिया कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1988 में बनी। क्यों इंपॉर्टेंट है? 247 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था जो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इंटर स्टेट काउंसिल का। इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो 1990 में क्रिएट करी गई थी, अंतर्राज्यीय परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन में करी गई थी। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरपर्सन होता है, सारे स्टेट के सीएम होंगे इसमें, और जिन यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के सीएम होंगे, और जहाँ नहीं है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लोग होंगे, प्लस 6 यूनियन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे। ये कॉम्पोजिशन होता है इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि आर्टिकल नंबर 263 के तहत बनाई जाती है। प्रेसिडेंट बनाता है, ध्यान रखिएगा, 5 साल के लिए जनरली बनती है ये। पुंची कमीशन, ये 2007 में। ये दोनों ही कमीशन आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके बने थे। सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके दोनों ही कमीशन बने थे, सरकारिया भी और पुंची भी। पुंची 2007 में बना था। Which constitutional provision empowers the government of India to give direction to a state in certain matters? कुछ मामलों में किसी राज्य को निर्देश देने का अधिकार केंद्र सरकार को है, किस अनुच्छेद के तहत? 256, 48, 262 या 265? अपना टाइम लेंगे, करेंगे। रिकॉर्डेड का यही फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट आप अपने हिसाब से अपना टाइम ले सकते हैं पॉज करके। वैसे लाइव में भी ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि बस बैठे आराम से सुन रहे हैं। सुनना नहीं है, करना है, ठीक है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल नंबर 256। 248 की बात करेंगे। आपको पता है कि हमारा 7 शेड्यूल है, उसमें यूनियन लिस्ट है, उसके सब्जेक्ट्स जो दिए हैं उनसे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक लिस्ट होती है रेजिडुअरी लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है जिसमें कि वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि कोई लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, यानी ऐसा नया सब्जेक्ट जो कि किसी तीनों लिस्ट में नहीं है। तो उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट। यानी कि ये आर्टिकल पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है कि वो रेजिडुअरी लिस्ट में लॉ बना सकता है, जो किसी तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है वो। अनुच्छेद नंबर 262 की अगर बात करेंगे तो जो आपके इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट होते हैं, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होते हैं, उनको सुलझाने का पावर, ठीक है, ये डिस्प्यूट को सुलझाने का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होता है, देश की संसद के पास होता है। इनफैक्ट पार्लियामेंट यहाँ से किसी भी कोर्ट का, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड कर सकती है। मतलब कि इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट होगा तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से ट्रिब्यूनल बना देगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, ठीक। 265 में ये लिखा है कि नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law, ठीक है, यानी बिना किसी कानून के अथॉरिटी के टैक्स को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। आंसर यहाँ 256 हो जाएगा, ठीक है। 256 इज ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन इंश्योर्स स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर कंप्लाइज विद लॉज मेड बाई पार्लियामेंट, यानी कि जो देश के संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनका पालन कर रहा है राज्य। और 257 क्या है? कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट एम्पावर्स द यूनियन टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट टू इंश्योर देयर एग्जीक्यूटिव पावर, इन डायरेक्शन दे सकता है। अब यहाँ देखो डायरेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन 257 तो कहीं मेंशन है नहीं, तो उसके सिमिलर कौन सा है? 256, इसलिए 256 यहाँ पे टिक किया गया है, ठीक है। ऑलराइट, पार्लियामेंट के द्वारा कानून जो बनाए गए हैं उसको स्टेट एग्जीक्यूटिव को वो पालन करना है, ठीक है, कंप्लाई करना है। और यहाँ क्या है? यूनियन जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, सिंपल, ठीक है। रिगार्डिंग व्हाट? पर्टिकुलरली रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज। और अनुच्छेद जो 355 है, ठीक है, 355 है, ये भी बोलता है कि काइंड ऑफ जो केंद्र है, यूनियन है, उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखना है। और 365 में लिखा हुआ है कि अगर राज्य की सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश नहीं ढंग से फॉलो करती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगता है? 356, ठीक है। अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया तो 356 में लिखा हुआ है। और 365 में क्या लिखा हुआ है कि अगर जो केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य फॉलो नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है,
ठीक है, 365 में वो लिखा हुआ है। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवोक्स द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, विच कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोविजन एम्पावर्स इट टू डू सो? कौन सा संवैधानिक या सांविधिक प्रावधान भारत सरकार को देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रतिसंहरण करने का अधिकार प्रदान करता है? 6A असम अकॉर्ड है सर ये, ठीक। 11 आर्टिकल 11 तो अभी हम देखेंगे, ये पावर देता है पार्लियामेंट को, क्या कि सिटीजनशिप को लेके वो कानून बना सकता है। नागरिकता को लेके कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ देश की संसद के पास, यानी पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज ऑन मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप। तो ये भी नहीं होगा। ये बात करता है सिटीजनशिप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई बर्थ। बचा कौन? सेक्शन 10, खत्म। ठीक है, सेक्शन 10 जो डेप्रीवेशन की बात कर रहा था। अगर आप किसी एनिमी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं वॉर के टाइम पे, वॉर के मान लो किसी कंट्री से वॉर हो रहा है, दूसरी कंट्री की आप हेल्प कर रहे हैं, तो आप यानी कि आपका डिप्राइव कर दिया जाएगा आपको इंडियन सिटीजनशिप से। वही सेक्शन नंबर 10 है, ठीक है। ये देख सकते हैं 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भाग के भारत में आए हैं, ये वो हैं जो इंडिया से भाग के पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से अब फिर भारत वापस आए हैं, ठीक है। ये वो हैं जो पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान नहीं, किसी और देश के हैं, किसी और देश में रह रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी अपने आप से अपनी मर्जी से किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, उसके भारत की नागरिकता तुरंत चली जाएगी। 10 में आर्टिकल नंबर 10 में ये अनुच्छेद नंबर 10 में ये लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि एक बार आपको नागरिकता मिल गई तो वो कॉन्टिन्यू रहेगी आपकी सिटीजनशिप, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको प्रूव करना होगा कि कागज़ दिखाओ। Which article empowers the president to specify the scheduled caste in various states and UTs? Okay, president to specify, president specify कर सकते हो। देखो 330 तो यार हम पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ते हैं, जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं कि एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन ख़त्म कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा में। आपको पता है ना कि अनुच्छेद नंबर 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट इन लोकसभा, और अनुच्छेद नंबर 333 के तहत आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग गवर्नर एक मेंबर को LA में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करता था। इन प्रोविजन को हटा दिया गया और 330 और 330 में लिखा हुआ है SC ST का रिजर्वेशन, 332 में भी SC ST का रिजर्वेशन लिखा हुआ है यहाँ लोकसभा के लिए, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इनको आगे 10 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा चुका है बाई 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये तो नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर B होगा यहाँ पर, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 341 डन है, ठीक। ये जो 342 है ये पावर देता है प्रेसिडेंट को, क्या कि ये गवर्नर से कंसल्ट करके किसी भी ट्राइब को ST का स्टेटस दे सकता है, शेड्यूल ट्राइब का। सॉरी, 344 की अगर बात करेंगे तो ये प्रेसिडेंट को अगेन पावर देता है कि वो एक कमीशन बना सकता है या फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना सकता है कि किस तरीके से हिंदी का जो यूज़ है उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो 344 है ये पार्ट नंबर 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और पार्ट 17 की अगर बात करेंगे तो वो आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स रेगुलर इलेक्शंस टू द बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। रेगुलर इलेक्शन, अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011 याद आना चाहिए, आर्टिकल नंबर 43B जो कि एक DPSP है वो याद आना चाहिए। इससे आपका पार्ट नंबर 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 243ZH से लेके ZT तक दिया हुआ है उसको ऐड किया गया है, और साथ ही साथ आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, ठीक है, इसमें आपका राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। तो ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। अब यहाँ पे इलेक्शन, तो पता है इसको कैसे याद करना है? आर्टिकल 243 किसकी बात करता है? इलेक्शंस टू व्हाट? इलेक्शंस टू पंचायत, जो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे भी के वाला ढूंढ लो, खत्म, ठीक है। 243Z के आउटलाइंस द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, सब देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार ये लिस्ट लगी हुई है, एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। Which of the following articles of the Constitution deal with the audit of accounts of the पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज? ऑडिट का मतलब हिंदी में जांच, जे से जांच, कहाँ है जे, खत्म, जे जेड सिमिलर साउंड हो रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जे और जेड सिमिलर साउंड हो रहे हैं, जे जेड, तो ये है जांच ऑफ पंचायत और ये है जांच ऑफ म्यूनिसपैलिटी, खत्म। पंचायत का भी पता तो खत्म, ठीक है। जी, गोली खा के पावर आ जाती है, तो पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है पंचायत की। आई से इनकम, यानी कि जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 243M में क्या दिया हुआ है?
इसमें ये दिया हुआ है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, मतलब या फिर पार्ट जो 9 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायत की बात करता है, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में अप्लाई नहीं होंगे, जैसे ट्राइबल एरियाज़ है नागालैंड मणिपुर यहाँ पे। ठीक है, चलो। Which provision were inserted into the Constitution by 103rd Amendment Act 2019 to enable reservation of EWS? EWS को पता है 10% का रिजर्वेशन मिला है। 15 क्लॉज 2 देखो, 15 को देखो यहाँ पे आओ। 15 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स में ओनली मतलब सिर्फ इन्हीं ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बाकी में हो सकता है। ठीक है, तो इसका पहला क्लॉज है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली। एक बार मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुको, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है? ऑलराइट, हो रही है। डर लगा रहता है भाई कि ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नहीं, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, दूसरा है नो सिटीजन शैल ऑन, अब देखो मुझे OCD है तो पता है मुझे क्या लग रहा है, एक बार और देखो इसको। ठीक है, अब तसल्ली मिली मुझे। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी। मतलब देखो, पहले में लिखा हुआ है कि इन ग्राउंड में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी को शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट की जैसे सिनेमा हॉल वगैरह जगह होती हैं वहाँ पे एक्सेस करने से मना नहीं किया जा सकता, वो लिखा हुआ है। देन तीसरा जो क्लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि औरतों के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं और वो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। चौथा क्लॉज क्या है? चौथे में ये लिखा हुआ है कि जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं और वो भी आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। इस पर्टिकुलर जो क्लॉज है 15 क्लॉज 4, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था जो 1951 हुआ था। और क्यों जोड़ना पड़ा था? इससे एक एसोसिएटेड केस हुआ था जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एकदम से दिमाग से, हाँ, चंपकम दोराई राजन केस। ठीक है, मोराई राजन लिख रहा था मैं, चंपकम दोराई राजन, पूरा मैंने आपको केस समझा रखा है ये। ठीक है, तो दोराई राजन, उस केस के बाद इसको ऐड किया गया था। ठीक है, एंड देन 15 क्लॉज जो आपका 6 है, ठीक है, 15 क्लॉज 6 इसमें मैंशनड है EWS वाला, और इसी तरीके से 16 के क्लॉज 6 में भी EWS के बारे में मेंशन है। 16 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ या इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी होनी चाहिए। Which among the following fundamental duties is incorrect related towards the protection and promotion of scientific and cultural values? निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन से गलत संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओरिजिनली पार्ट नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस में इनको जोड़ा गया है। इसने टोटल 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड करी थी, लेकिन सिर्फ 5 ली गई, 5 गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऐड करी, टोटल 10 ड्यूटी को ऐड किया गया। पार्ट नंबर 4A में आर्टिकल नंबर 51A में अनुच्छेद नंबर 51 का में, बाद में 86th अमेंडमेंट से जो 2011 में हुआ था एक और ड्यूटी ऐड करी गई, 11th नंबर की ड्यूटी ऐड करी गई जो 51A सब क्लॉज K में दी हुई है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड कल्चरल वैल्यूज़ कौन नहीं बता रहा है तो सारी ड्यूटी, लेकिन साइंटिफिक और कल्चरल वैल्यू के बारे में कौन नहीं बता रहा है। तो टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज आई, एंड आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो वायलेंस नहीं करना, हिंसा नहीं करना। कंपोजिट कल्चर, कल्चर क्या? फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, तो 51A सब क्लॉज F टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, H से ह्यूमनिज्म, तो 51A सब क्लॉज H टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, जडेजा बनना है, J। ठीक, अब यहाँ पे जो सही आंसर है वो इसका कोई साइंटिफिक और कल्चरल वैल्यू से लेना देना नहीं है। ठीक, तो आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलो, तो अब यानी कि ऑप्शन नंबर A सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और करना और हिंसा छोड़ना ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, लेकिन ये जो पूछ रहा है ना संरक्षण और संवर्धन से संबंधित नहीं है, तो वो ये नहीं है। स्पेशल एड्रेस डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर इज मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है हाउसेस को अनुच्छेद नंबर 86 के तहत।
ठीक, 86 के तहत। लेकिन स्पेशल संबोधन दे सकता है अनुच्छेद नंबर 87 के तहत। स्पेशल संबोधन का मतलब ये होता है कि हर साल का जो पहला सेशन है उसमें, या फिर जो जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, लोकसभा वाले चुनाव होते हैं, उसके बाद जो पहला सेशन होता है उसको चेयरमैनशिप करने की जो पावर है वो, या फिर पावर बोल रहा हूँ, या फिर उसको चेयरमैनशिप करना, ये प्रेसिडेंट का कर्तव्य होता है। और इसको बोलते हैं क्या, स्पेशल एड्रेस या फिर मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स, जहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और आगे गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, और सरकार को पास करवाना होता है इस मोशन ऑफ थैंक्स को। नहीं का पास करवा पाई तो फिर दिक्कत हो जाती है सरकार के लिए। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास बहुमत नहीं। 86 में क्या, वही है, एड्रेस है स्पेशल एड्रेस, इसमें 87 में। और तुम्हें पता है अगर गवर्नर का पूछ लेगा क्या करना है, 89 ऐड कर देना है। अगर मैंने आपको बता रखा है ना, पार्ट 5 से अगर पार्ट 6 में जंप करना है तुमको, तो क्या करना है, सिंपल 89 ऐड कर देना है। 85 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना हाउस को, ये सब पावर है। समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये सब काम देश के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। सत्र को बुलाना या सत्रावसान करना राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन हाउस को एडजर्न करना, ये पावर जो होती है ये हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी होता है, उसके पास होती है। जैसे कि हमें पता है अनुच्छेद नंबर 100 आर्टिकल 100 के तहत कोरम रिक्वायर्ड होती है, यानी कि गणपूर्ति रिक्वायर्ड होती है मिनिमम 10% मेंबर्स की। अगर वो नहीं हुई तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसको एडजर्न कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, लेकिन समन करना, प्रोरोग करना ये प्रेसिडेंट, और डिसॉल्व करना, और डिसॉल्व सिर्फ एक ही हाउस हो सकता है, एक ही सदन हो सकता है, और वो है आपका लोकसभा, ठीक है। तो वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3, कथन दिए हुए हैं यहाँ पे 3, उन पर विचार करना है आपको, और सिर्फ विचार नहीं करना है, उत्तर देना है, ठीक है। विचार करने से कुछ नहीं हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में आपको कमेंट में लिखना है आखिर में आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। तो एज पर आर्टिकल 167 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सीएम टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो हम पढ़ते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पीएम, कौन सा आर्टिकल है वो, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 78। अब ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी पूछ रहा है, क्या करना है, 89 ऐड कर देना है। तो 9 8 17, 8 7 15 1 16। तो यानी हाँ, बात तो सही है, आर्टिकल तो सही है कि भाई जिस तरीके से हम ड्यूटी ऑफ पीएम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी ये होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक तरीके से लिंकेज बन के रहना। इसीलिए अब पीएम नेहरू ने, पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था इसको लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट, पीएम को, प्रधानमंत्री वाले पद को। उसी तरह सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में होता है, यानी कि सारे डिसीजंस को कम्युनिकेट करना होता है दोनों के बीच में। आर्टिकल 165 स्टेट्स दैट द गवर्नर एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं, ये आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 3 है। इसमें दिया हुआ है वो है एडवोकेट जनरल के बारे में, जो कि हाईएस्ट ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का सबसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है आर्टिकल नंबर 76 में, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसी तरीके से हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है 165 में। तो दूसरा वाला गलत, तो ये गया खत्म। तीसरा अपने आप सही हो गया। आर्टिकल 163 प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशन मैटर्स। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा मैं आपको, ये हिंदी में देख लो, बताना ये मैं आपको यहाँ पे चाहूँगा कि आर्टिकल नंबर 74 में यहाँ पर यूनियन को लेके लिखा है क्या, कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, जो खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन सच एडवाइस, ठीक है। जो एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट को, उसमें उसको एक्ट करना ही पड़ेगा, ही हैज़ नो ऑप्शन। वो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि ये एक बार एडवाइस को लौटा सकता है। 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया था, इस एडवाइस को बाइंडिंग बना दिया था, एडवाइस को बाध्य बना दिया था, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ा था। फिर 44th अमेंडमेंट आया, उसने बोला कि एक बार लौटाया जा सकता है, एक बार रिटर्न किया जा सकता है एडवाइस, लेकिन जो रिकन्सिडर्ड एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को वो तो माननी ही पड़ेगी। तो बाइंडिंग किसने करी, इसने। ऐसी कोई एडवाइस गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए बाइंडिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, ओके, ठीक है। Which of the following articles of the Constitution empowers the administrator to promulgate ordinances during the recess of legislature in UT? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस देखो, ऑर्डिनेंस हमें पता है कि प्रेसिडेंट लाता है सेंटर के केस में, आर्टिकल नंबर 123। गवर्नर लाता है, राज्यपाल लाता है, 1 और 2 को इंटरचेंज कर देना है, 213।
यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ना तो प्रेसिडेंट की ना तो गवर्नर की, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूटी, जो कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया। तो आर्टिकल नंबर 239 बी, क्योंकि 241 की अगर मैं बात करूँ तो ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूटी। ठीक, और यहाँ लिखा हुआ 239 कि एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अगर अपॉइंट किया गया उसके थ्रू माध्यम से करी जाएगी। 239 ए ने इसने दिल्ली को, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को बनाया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये ध्यान रखना है आपको। इसी पर्टिकुलर आर्टिकल ने अमेंडमेंट था 69th अमेंडमेंट। ठीक है, आंसर यहाँ 239 बी हो जाएगा। चलो, इफ एन एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड ओनली बाय द राज्यसभा while Lok Sabha is dissolved, for how long does the proclamation remain in force from the first sitting of a newly constituted Lok Sabha? एमरजेंसी लगा दी गई, ठीक, एमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई। लगाता कौन है, राष्ट्रपति लगाता है। उससे उसको अप्रूव किसके द्वारा किया जाना होता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा भी सत्र में नहीं है, राज्यसभा ने तो कर दी, लोकसभा नहीं है। तो कितने, जब लोकसभा आएगी तो उसके कितने दिन के भीतर लोकसभा को अप्रूव करना होगा, 30 दिन के भीतर, 1 महीने, विद इन 1 मंथ। पहले 2 महीने हुआ करता था 44वें संविधान संशोधन ने, 44th अमेंडमेंट ने इसको घटा के 1 महीना किया है। ठीक, और ये इमरजेंसी की बात कराए नहीं कि नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में के तहत है ना। तो अगर हम नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि ग्राउंड्स क्या हैं। आर्टिकल तो आपको पता ही है, 352 है। तो ग्राउंड क्या होता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, आर्म्ड रेबेलियन। पहले हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह इसको जोड़ा गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। आर्म्ड रेबेलियन, नेशनल इमरजेंसी लगी कितनी बार है, 3 बार लगी है। एक तो चाइना के साथ जब वॉर हुआ था तब, फिर जब पाकिस्तान के साथ हुआ था तब, और फिर गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगा दी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। इसी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी। और यहाँ पे जब प्रेसिडेंट थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, और इनसे बिना मतलब अपनी कैबिनेट से पूछे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था। कौन से मौलिक अधिकार होते हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, वो 2 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आपको कमेंट में बताने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा सही है। फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280, यस। देखो, इसकी ड्यूटीज़ के लिए दूसरा आर्टिकल है, अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो जल्दी से रिकॉल करिए। क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है, बिल्कुल, यानी आधी अधूरी जुडिशियल बॉडी है ये भी सही है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी सही है। 6 साल के लिए बिल्कुल नहीं, इसको 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो चौथा वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ड्यूटीज़ की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 281 दिया हुआ है। ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि असर्टेन करना नेट प्रोसीड टैक्स बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, कि भाई जितना भी नेट प्रोसीड है टैक्स, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि टैक्स को कलेक्ट करने, जितना टैक्स कलेक्ट हुआ और टैक्स को कलेक्ट करने में लगा हुआ माइनस कर देना जितना पैसा, उसको बोलते हैं। किस तरीके से शेयर होगा वो सारी चीज़ें बताता है। अभी आपको पता होना चाहिए 16th फाइनेंस कमीशन बना है, जिसकी रिकमेंडेशन आई है। अरविंद पनगड़िया जी इसके क्या हैं, चेयरमैन हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी जो इसके चेयरमैन हैं, और इसने अभी बताया है क्या, कि जो वर्टिकल डेवोल्यूशन होना चाहिए सेंटर से और स्टेट के बीच में, जो शेयर ऑफ टैक्सेस होना चाहिए, दैट शुड बी 41%, यानी 41% इसका, ठीक है, मतलब कि रिटेन्ड, 41% रिटेन किया जाएगा, एंड बाकी जो है शेयर किया जाएगा स्टेट से। तो 41% रिटेन किया जाएगा, बाकी स्टेट के बीच में आपस में कैसे शेयर होगा, उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, उसकी अलग अलग कंडीशन होती है, जो हमें यहाँ पर इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैंने बैच में पढ़ाया था ये, ठीक है सब। 1 अप्रैल 2026 से लेके ये 31 मार्च 2031 तक इसके रिकमेंडेशंस चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन है फाइनेंस कमीशन के बारे में। और इसमें 5 मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स होते हैं। और पहला जो फाइनेंस कमीशन बना था फर्स्ट वाला, उसके चेयरमैन कौन थे, उसके थे केसी न्योगी। 15th के थे इससे पहले एनके सिंह, उससे पहले 14वें के थे वाईवी रेड्डी। ठीक है, समझ आई बात, आगे बढ़े।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी बिकॉज आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए। और इसके मेंबर्स का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मेंबर्स कैन बी रीअपॉइंटेड, नॉट हेडेड बाई पीएम। इनमें से कौन सी समिति है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो कौन सी कमेटी है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर जो हैं इसके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो कौन होंगे अभी डिफेंस मिनिस्टर? क्यों, कौन होंगे चेयरमैन? तो राजनाथ सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये कैबिनेट कमेटी है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना पार्लियामेंट्री कमेटी से, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी से कंफ्यूज मत कर लेना। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, यानी कि जो परमानेंट कमेटी होती है, और एक होती है टेम्प्रेरी कमेटी जिसको बोलते हैं एड हॉक। ये परमानेंट है, ये टेम्प्रेरी है। स्टैंडिंग कमेटी फिर हम पढ़ते हैं कि उसमें फाइनेंस कमेटी होती है, और उसमें तीन तरीके की स्टैंडिंग कमेटी पढ़ते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा राज्यसभा 7 राज्यसभा से, और इसमें 30 मेंबर होते हैं एंड ऑल फ्रॉम लोकसभा, ऑल फ्रॉम लोकसभा, यानी राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति में होता ही नहीं है। ये कमेटी इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में बनी थी। ये कमेटी 1921 में बनी थी, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये आपका जो जॉन मथाई कमेटी है उसके रिकमेंडेशन में इसकी सिफारिश बनाई गई थी, और इसको कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे सिफारिश पे बनाया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनमें मिनिस्टर कोई मेंबर इनका नहीं हो सकता है, इनका टर्म 1 साल का होता है, और इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और ये किसके डायरेक्शन में काम करती हैं? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है उस हाउस का, उसके डायरेक्शन में ये कमिटीज़ वर्क करती हैं, ठीक है। द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। 24वें संवैधानिक संशोधन ने संसद को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की है? टू ओवरराइड जुडिशियल रिव्यू, टू सस्पेंड द हाई कोर्ट जजमेंट, टू सस्पेंड इलेक्शंस एंड टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। देखो, जुडिशियल रिव्यू को तो ओवरराइड करने की पावर नहीं है अभी तक भी, ठीक है। सस्पेंड द हाई कोर्ट जजमेंट नहीं, अमेंड द फंडामेंटल राइट। इंदिरा गांधी ने ये 1971 में संशोधन किया था। बोला था कि पार्लियामेंट के पास, क्योंकि हुआ ये था कि गोलकनाथ केस हुआ था इससे पहले, और गोलकनाथ ईयर बताएंगे कमेंट में सभी लोग कब हुआ था ये। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को अमेंड करने की पावर है ही नहीं। तो पार्लियामेंट बोला अच्छा मेरे से, तो फिर उसने 24th अमेंडमेंट किया और बोला कि कर सकता है, और क्योंकि कर सकता है तो लाओ कर ही देते हैं अभी, ठीक है। एक सेकंड रुको, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आगे स्पेस नहीं है। तो उसने 25th अमेंडमेंट किया 1971 में। अच्छा 25th से ज़्यादा 26th भी याद कर लियो, ये भी 1971 में हुआ था, जिसमें प्रीवी पर्स को एबॉलिश किया गया था। जो प्रिंसली स्टेट को पैसा मिला करता था, ठीक है, महीना जो मंथली पेमेंट जाती थी, वो बंद करी गई थी 26th अमेंडमेंट से। तो 25th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31 क्लॉज सी को जोड़ा, जिसमें किसने दो चीज़ें जोड़ी। एक तो बोला कि आर्टिकल नंबर 39B और सी को जब इम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो वो आर्टिकल 40 1931 के ग्राउंड में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। प्लस ठीक है, ऑलराइट, प्लस इसने बोला कि इसमें जो कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, वो इस पर रिव्यू नहीं कर सकती है। तो फिर आपका केशव नंदा भारती केस होता है, आपको पता है, केबीसी 1973 में 13 जजेस की बेंच बैठती है, और उसने इसको तो बोला कि ठीक है 31C का पहला जो प्रोविजन है उसको, लेकिन इसको वो कर दिया, हटा दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने केबीसी केस में कि जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा है, जो हमने कहाँ से ली है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, इसलिए इसको आप नहीं ले सकते हैं। समझ आई बात? ठीक। देन इसके बाद रुकता नहीं है पार्लियामेंट, फिर से 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के टाइम पे होता है, और वो क्या बोलता है, 39BC नहीं, किसी भी डीपीएसपी को हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे और उसको 14, 19 और 31, आर्टिकल 14, 19, 31 के ग्राउंड में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तब मिनर्वा मिल केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुक जाओ यहाँ पे, ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है, ना तो डीपीएसपी ऊपर है, दोनों बैलेंस में चलेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल में केस में कहा था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। गॉट इट? ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन है सही नहीं है? ठीक है, ये हिंदी में आप पढ़ लिया आपने, कर लिया आपने, ठीक। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट, सही है। A state legislature prohibited from imposing a tax on supply of goods or services or both where such supply takes place outside the state. Yes, अगर स्टेट से बाहर हो रही है तो उस पर वो टैक्स नहीं लगा सकता, अगर उसके जुरिस्डिक्शन से ही बाहर है वो तो। आर्टिकल 282 empowers both center and states to make any grant or any public purpose, ठीक है, even if it is not within their respective legislative competence. No, अगर आपके competence में नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड,
ओके तो सही तो होगा टू, ओके एम्पावर्स बोथ सेंटर टू मेक एनी ग्रांट, ओके ठीक है, एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक इवन इफ इट इज़, ओके ठीक है, सेंटर भी है ना, तो ये तो आपका सही होगा। अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत होगा, इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट, तो ये गलत होगा। इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स लगा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, सिर्फ उस केस में नहीं लगाया जा सकता अगर 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 वो सेंटर गवर्नमेंट को बेची जा रही है, तो अगर उसका खरीदार सेंटर गवर्नमेंट है तो टैक्स नहीं लगा सकती स्टेट लेजिस्लेचर, बाकी तो कंजम्पशन और सेल पे इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगाया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बिजली आती है, अलग अलग तरीके से टैक्स पड़ता है वहाँ पे, कहीं बिजली माफ़ कर दी जाती है तो कहीं कम आता है, मतलब बिजली का जो चार्ज होता है कहीं ज़्यादा आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, यानी कि जो आपका ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। चलिए पढ़ लिया आपने, ये संवैधानिक बॉडी है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है जो लॉ के थ्रू क्रिएट करी गई है, क्रिएटेड बाय लॉ। तो सेंट्रल जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसको 2005 का जो एक्ट आया था अधिनियम, उससे क्रिएट किया गया था, सिंपल। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को कवर करता है, सही है, ठीक है। ऑल दी एनजीओज दैट आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट कम अंडर आरटीआई के एक्ट में, ये भी सही है। एक्ट मैंडेट्स दैट द इन्फॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज, ये पीवाईक्यू है जो हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज़ करी थी एनटीपीसी के लिए, जो आपको बहुत मतलब हेल्प करी, तभी इतने भयंकर भयंकर आप लोग नंबर लेके आए, 85 हैं, किसी के 86 हैं, किसी के 87 हैं, ठीक है। तो वो ये पीवाईक्यू का ही है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर जब आपको रिक्वेस्ट करी गई है, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी इन नॉर्मल केसेस, ठीक है। चलो तो 20th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द टेन्योर ऑफ गवर्नर इंक्लूडिंग सर्विंग एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द मेथड ऑफ स्टेपिंग डाउन फ्रॉम ऑफिस। सॉरी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति के स्वेच्छा निर्णय से सेवा करने और पद त्याग करने का तरीका शामिल है। 157 है, 55 है, 58 है या 56 है। देखो ये हैं आपके गवर्नर के सारे आर्टिकल। तो पहला तो आर्टिकल अनुच्छेद 153 बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, हर राज्य में अपना अपना उनका राज्यपाल होगा। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर दी है स्टेट की, यहाँ अपॉइंटमेंट दिया हुआ 155 में, और यहाँ पर टर्म दिया हुआ 156 में, और 57 में क्वालिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन पूछा है, टर्म पूछा है, तो क्या बच गया आपका 158, जो क्या बात करता है, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफ ऑफिस की बात करता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, ठीक है, कि उसकी ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ क्या है, सर्विंग इन द जो द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द टेन्योर ऑफ द गवर्नर। ओके टेन्योर्स पूछा है ना, टेन्योर का मतलब वही टर्म ही हुआ यार, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी। ये कंडीशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और 157 तो हमने देखा, इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस जो हैं गवर्नर की क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और एटलीस्ट 35 साल की उम्र होनी चाहिए। चाहे आपको राष्ट्रपति बनना है, चाहे राज्यपाल बनना है, 35 साल की उम्र। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनना है 25 साल, विधान परिषद राज्यसभा का बनना है 30 साल, ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ना है 21 साल, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा, गवर्नर से एसोसिएटेड, ठीक है। तो रिवाइज करेंगे इसको आप, यहाँ तक ही हैं वैसे तो आपके, ठीक है। लाइक मेनली तो 160 तक ही है, मैं सॉरी 160 बोल रहा हूँ, 161 तक, ठीक है। चलो 161 में क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। पार्डन जैसे कि आर्टिकल में 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है कि वो क्षमा शक्ति दान दे सकता है। जैसे आपको पता है अभी तमिलनाडु में 9 पुलिस वालों को दिया गया डेथ सेंटेंस, है ना, यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ पर कुछ नहीं होगा, सुनवाई होगी, तो प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं वो, ठीक है, या ठीक है। लेकिन गवर्नर को अपील नहीं कर सकते वो, क्यों? क्योंकि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। तो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, और एक कोर्ट मार्शल अगर किसी का हुआ, यानी डिफेंस फोर्सेस की जो ट्रिब्यूनल होती हैं उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं, उसको नहीं कर सकता है। वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। बाकी सब सेम होता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है गवर्नर, और कोर्ट मार्शल को नहीं कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कैबिनेट मिनिस्टर एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज? तो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के में मुख्य अंतर क्या होता है? तो आपने सुना है, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री परिषद होते हैं,
तीन तरीके का होता है। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करके रखते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। देन आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। देन आते हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज डज नॉट एक्सरसाइज एनी सिग्निफिकेंट पावर होती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज में हेड मिनिस्ट्री विदाउट बीइंग अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर, यस। क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री, आपने सुना होगा। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है ये कि किसी मिनिस्टर के अंतर्गत अटैच्ड नहीं है, स्वतंत्र प्रभार है इनका, यह ध्यान रखना है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ये कैबिनेट मीटिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एनी क्या एक्सट्रीम कीवर्ड, एनी क्या है एक्सट्रीम कीवर्ड, ठीक है। डज नॉट एक्सरसाइज एनी सिग्निफिकेंट पावर, डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी कुछ होता ही नहीं उसके पास, डज नॉट एक्सरसाइज एनी सिग्निफिकेंट पावर, देखें ना आप, ठीक है। थोड़ा सा अगर यहाँ पर भी ऑब्जर्व करें, एनी एक्सट्रीम कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो कैबिनेट सबसे कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, और यहाँ पर आपके डिप्टी मिनिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। 22 पे आते हैं, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड देयर कमिटीज़। तो संविधान के अंतर्गत किस प्राधिकारी को संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों को, ठीक है, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू, ठीक है। तो अपनी अथॉरिटी सब यही डिसाइड करते हैं यार, पार्लियामेंट खुद ही सब कुछ डिसाइड करेगा। आर्टिकल नंबर 105 है जो इनको पावर देता है कि पावर, प्रिविलेजेस क्या हैं, सब कुछ ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 105, ठीक है, अपनी पावर, प्रिविलेजेस सब डिफाइन करेंगे। प्रिविलेज क्या है इनको जब सदन चल रहा होता है तब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सदन के, ध्यान रखिएगा, सदन के 40 दिन पहले और सदन खत्म होने के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता इनको। किस मैटर में? सिविल मैटर में। क्रिमिनल मैटर में हो सकती है, लेकिन सिविल मैटर में सदन चल रहा तब और उससे सदन शुरू होने से 40 दिन पहले, सदन खत्म होने के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं हो सकती है उनकी, ठीक है। तो ये एक पावर है। एक और जैसे प्रिविलेज की अगर बात करें, वो क्या बोल रहे हैं, हाँ उसमें क्या गाली दे रहे हैं किसी को, ठीक है, कोर्ट इसमें कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता है। कोर्ट अपने काम से काम रखेगा, ये अपने काम से काम रखेगा, हाउस, ठीक है। तो ये चीज़ है 23। और ये किस आर्टिकल में लिखा जरा बताएंगे कि मतलब कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता है पार्लियामेंट की इंक्वायरीज़ पे। और फिर अगला वाला आर्टिकल ये क्या बोलता है कि पार्लियामेंट इंक्वायर नहीं कर सकता कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे, ठीक है, वो डिस्कस नहीं कर सकता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट, यानी कि रिव्यू करने की पावर, जजमेंट को रिव्यू करने की पावर किस आर्टिकल में? 137, 145, 136, 141। देखो, एक और एक ने चार को बांध के रखा है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया कोई भी ऑर्डर कैसा होता है? बाइंडिंग नेचर का होता है। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जितनी भी कोर्ट्स हैं सब पे भारत में, चाहे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब पे बाइंडिंग होता है वो, ठीक है। 136 में अगर बात करेंगे तो स्पेशल लीव फॉर अपील, ठीक है, स्पेशल लीव टू अपील है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में स्पेशल लीव, यानी कि किसी, जैसे मान लो हज़ारों लोग फाइल करते हैं, ठीक है, कि हाई कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, लेकिन वहाँ चल रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाके, अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन ऐसे ही फाइल कर दो जाके, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है सीधे फाइल कर दो। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा तो वो उठा सकती है, ठीक। 137 इसका आंसर होगा जुडिशियल रिव्यू। 145 में क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर सकता है कि अपने जो प्रैक्टिस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको लेके रूल्स, यानी कि जो नियम है वो बना सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद। जैसे यहाँ पार्लियामेंट अपने प्रिविलेजेस डिसाइड कर रहा था 105, वैसे 145 में ये लोग सब अपने रूल्स और प्रोसीजर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड टू। तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 30 से हटाकर कहाँ जोड़ा गया? देखो, तो पार्ट नंबर 12 में जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ा गया इसको। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब ये क्या है? अब ये एक सिर्फ लीगल राइट बन चुका है। पहले क्या हुआ करता था? ये पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था पार्ट नंबर 3 में, आर्टिकल नंबर 31 में, और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में भी दिया हुआ था। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F अब आपको मिलेगा ही नहीं। 10 में अगर बात करेंगे तो शेड्यूल्ड एंड जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो दिए हुए हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। पार्ट नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? तो इसमें जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो दिया हुआ है, ट्रेड एंड कॉमर्स दिया हुआ है, ठीक है।
और पार्ट 11 आप बता दो। हिंट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, हिंट है आपके लिए। हिंट तो क्या ही दूँ, बता ही देता हूँ चलो। रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो शेड्यूल इन ट्राइबल एरियाज, ट्रेड एंड कॉमर्स, और आपका रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अच्छा ये बताओ, यूटी यूनियन टेरिटरी किस पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, किस भाग में दिया हुआ है। 25th, consider the following statement. Article 13 provides for judicial review of both pre-constitutional and post-constitutional laws. Article 13 declares all laws inconsistent with or in derogation of the fundamental right shall be null and void. ये रहे आपके हिंदी में स्टेटमेंट्स, पढ़ लिया आपने, ठीक। तो अनुच्छेद नंबर हमें पता है कि 12 से लेके 35 के बीच में दिए हुए हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। एंड यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको लिया है। लेकिन 12 और 13 में कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है जो पार्ट 3 में मेंशन है, और 13 में ये लिखा है कि कोई भी कानून जो बनाया जाएगा, चाहे पहले भी बना है या अभी बाद में, यानी कि संविधान के लागू होने से चाहे पहले बना हो चाहे उसके बाद में बना हो, अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोनों सही होंगे, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दोनों से डील करता है। और अगर कोई भी लॉ इस तरीके से बनाया गया तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या लॉ माना जाएगा? अगर इसने फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर दिया तो इसको नहीं माना जाएगा। अगर इसने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, जो केशवानंद भारती केस में निकल के आया था, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना, हाँ केशवानंद भारती केस में आया था ये। तो अगर इसको वो हर्ट करेगा, कुछ करेगा, तो नल एंड वॉइड फिर डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। Which of the following introduce the diarchy by dividing subjects into reserved and transferred list? निम्नलिखित में से किसने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैध शासन की शुरुआत करी? किसने करी? इसने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया, यानी कि मुस्लिम्स को सबसे पहले पृथक निर्वाचन दिया गया, यानी कि मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है चुनाव में और उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं उसमें। डायरकी लाया ये, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से, बिकॉज मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी था और मिंटो वॉइस रॉय था। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जानते हैं किस नाम से? मॉन्टैग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्योंकि मॉन्टैग क्या था? सेक्रेटरी था और केल्म्सफोर्ड वॉइस रॉय था उस टाइम पे। अभी डायरकी क्या होती है और डायरकी कहाँ पे लाई गई थी? तो प्रोविंसेस में लाई गई थी। प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी, इसका मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट में, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड वो सब्जेक्ट्स थे जो गवर्नर के लिए, जो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू गवर्न करेगा, और उसके लिए रिजर्व किए गए थे गवर्नर थ्रू इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं था। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको डाल दिया गया था, ठीक है, जो कि गवर्नर करेगा काउंसिल के साथ मैनेज, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस तो थे नहीं, ठीक है, इंडियन इंक्लूड हुआ था, एक इंडियन गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसी 1909 वाले एक्ट से आया था, जो पहले कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लेकिन उतने ज़्यादा मेंबर तो थे नहीं, मेजोरिटी में तो थे नहीं, तो आराम से कुछ भी वो कर सकते थे। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, रिजर्व में इंपॉर्टेंट वाले रख लिए, ट्रांसफर में हटा दिए वाले, ठीक है, जो अनइम्पॉर्टेंट थे। और इसने क्या किया? ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेके आया था, द्विसदनीय विधानमंडल लेके आया था। कहाँ लेके आया था? सेंटर में, ठीक है। और इसने जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 वाले ने इंट्रोड्यूस किए थे, उन सेपरेट इलेक्टोरेट को इसने और एक्सटेंड कर दिया था, जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको, उन तक इनको पहुंचा दिया था, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, इनको। फिर यही काम जो 1919 ने किया था, इसको रिवर्स करने का काम 1935 ने किया था। 1935 ने क्या किया था? प्रोविंसेस से डायरकी को हटा दिया था और उनको ऑटोनॉमी दे दी थी, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, ठीक है, उनको स्वायत्ता दे दी थी। और सेंटर में डायरकी लाया था। कहाँ डायरकी लाया था? सेंटर में। इसने सेंटर को क्या दिया था? बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसने प्रोविंसेस को 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को बाईकैमरल लेजिस्लेचर दे डाला। और इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही, जो कभी बन तो नहीं पाया था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कभी एग्री ही नहीं किए थे फेडरेशन बनाने को लेके, ठीक है। तो 1919 ने डायरकी लाया प्रोविंसेस में, 35 ने क्या किया? वहाँ से हटा के उनको ऑटोनॉमी दे दी और उनको बाईकैमरल दे दिया। 1919 ने क्या किया? सेंटर को बाईकैमरल लेजिस्लेचर दिया था और 35 ने प्रोविंसेस को, ठीक है। और सेंटर को डायरकी किसने दे दी? 35 वाले ने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू लोक अदालत इन इंडिया? स्टैट्यूटरी स्टेटस किसने दिया कि कौन से लॉ के थ्रू लोक अदालत बनाई गई? तो लोक अदालत हैं क्या? ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, यानी कि आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपका फ्री में ही, आप मान लो कि थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, छोटू मोटी से विवाद नहीं चलते रहते हैं कि लड़की भगा ले गया ये है,
ठीक है, तो ये सारे जो विवाद है ना आपसी वो करके क्यों फालतू में कोर्ट का समय बर्बाद करोगे, यहाँ पर निपटारा कर लो एमिकेबली, यानी कि है ना पीसफुल तरीके से, एमिकेबली यानी कि फ्रेंडली तरीके से। तो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 से इसको क्रिएट किया गया लोक अदालत को। अब लोक अदालत सारे केसेस देख सकती है, लेकिन एक कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि डाइवोर्स वाले केसेस हो गए, ये नहीं देखे जा सकते हैं। प्लस साथ ही साथ नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी वो क्रिमिनल ऑफेंसेस ये होते हैं जो बहुत ही सिवियर नेचर के होते हैं, जैसे कि मर्डर किसी का, रेप, ये सब नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस, ये लोक अदालत नहीं देख सकती है। ठीक है, ये इनको देखो, इसका पूरा, अरे यार मैंने लगाया तो था, वो कहाँ गया, कोई नहीं। देखो लोक अदालत की अगर बात करेंगे, इनको नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसके थ्रू किया गया था, और ये बनी थी 1995 में, 1995 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, 1995 में बनी थी नालसा। ठीक है, 28 अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 द फाइनेंस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग में कौन कौन होगा अभी बताया है, 1+4 चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स, और चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक, और इनका वो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर द सम्स provided by the parliament as grants in aid to states are required to be charged on which fund। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई धनराशियाँ किस निधि पर प्रभारित की जानी है। ठीक है, द सम्स प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट एज ग्रांट इन एड। ठीक है, तो पार्लियामेंट प्रोवाइड कर रहा है ग्रांट्स इन एड, तो ये आएंगे आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ओके, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर होगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 266 में दिया हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266 क्लॉज 1 में। पब्लिक अकाउंट की बात करेंगे 266 क्लॉज 2 में, और कंटिजेंसी जिसको कि हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं आर्टिकल नंबर 267 में। देखिए, जो भी भारत सरकार का मेन पैसा है टैक्स वगैरह का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, और बिना पार्लियामेंट के परमिशन के इससे 1 रुपये भी सरकार नहीं निकाल सकती है, पार्लियामेंट के डिस्पोजल में होता है। कंटिजेंसी ये सरकार के, गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, और ये भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, या फिर सॉरी एक सेकेंड, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है और ये भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बट ये प्रेसिडेंट के अंडर में होता है। इमरजेंसी फंड होता है जिसको काइंड ऑफ पार्लियामेंट इसको बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको पैसा निकालने के लिए उसकी परमिशन चाहिए। इमरजेंसी के लिए कभी भी प्रेसिडेंट चाहे तो पैसा निकाल सकता है, और ये भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो भी जुडिशियल नेचर के डिपॉजिट्स होते हैं, या फिर आपका जो रेमिटेंसेज वगैरह दूसरे देश से आते हैं, वो सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ही आके जमा होते हैं। समझ आई बात? ठीक है, कंसुलेट फंड ऑफ स्टेट किस में है? देखो वो इसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 में, तो 267 क्लॉज 2 वगैरह में कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 39 में क्या है? तो 39 क्या है? डीपीएसपी। अब हमें पता है कि जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, आयरलैंड से ली गई हैं, आयरलैंड से। उनका अगर आप देखोगे तो झंडे में वो पत्ती लगी रहती है, वो भी ग्रीन कलर की होती है ना, उनकी ड्रेस भी क्रिकेट वो भी हरे कलर की होती है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। ठीक है, समझ रहे हो तुम? कितना पीक डिटेलिंग बेटा, सिर्फ आदित्य धर नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51, जिसमें 36 में डिफिनेशन दी हुई है स्टेट की, 37 में लिखा है दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि यार नहीं यार इसमें तो डीपीएस पे लिखा हुआ है, स्टेट ने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जो ठीक है अभी चलो आगे देखेंगे, मतलब डीपीएस पे घुमा फिरा के ये हैं कि स्टेट को डायरेक्शन दिए हुए एंड दे सीक टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट सीक टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये स्टेट को डायरेक्शन दिए हुए हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, कोई जस्टिसेबल कोई ऐसा मैंडेशन नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये है आर्टिकल 39 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना, बिल्कुल नहीं, ये 47 में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 48 में दिया हुआ है। ठीक है, टू एंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 39A में है, अनुच्छेद नंबर 39A में। टू प्रमोट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत है 40 में। देखो अनुच्छेद नंबर जो 39 है उसमें हम यहाँ से याद करते हैं LDC गोज टू PHC। ठीक, L से है लाइवलीहुड,
डी से है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सी से है प्रिवेंट दी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पी से है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एच से है इंश्योर दी हेल्थ, ठीक है, कि हेल्थ जो है बच्चों की अच्छी रहे और उनका अब्यूज़ ना हो, और सी से क्या है चिल्ड्रन, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर देयर हेल्दी डेवलपमेंट, बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये सी में है। तो एल डी सी गोज टू पी एच सी, लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन, पे, हेल्थ एंड सी से चिल्ड्रन। तो ये 39 है, ठीक है। चलो, विच प्रोविजन addresses citizenship for persons who migrated from Pakistan before India's constitution commencement। देखिए, तो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, 5 में बाई बर्थ, 6 में बाई डिसेंसी, 7 में जो पाकिस्तान से आए हैं, 8 में जो इंडिया से भाग के पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर इंडिया, 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 में तो कॉन्टिन्यूएंस लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूएंस होगा, और 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। मुझे लगा 6 दिया नहीं है, तो अगर 6 ना दिया होता तो थोड़ा सा हम ये इंटरप्रेट कर सकते थे कि हाँ वो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, लेकिन ये लिखा है हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अगर इस तरीके से आता हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड देन बैक टू इंडिया, तो वो आपका 8वां होता, बट यहाँ पे 6ठा होगा आपका, ठीक है। 9 है आपका, 9 में क्या है, सॉरी 6 में ये है, 7 में वो है कि भाई वो भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत, और 8 में क्या है, 8 में क्या है, 8 में कि कोई किसी और देश में रह रहा है पाकिस्तान के अलावा, और 9 में क्या है, किसी और देश की नागरिकता अगर तुमने ले ली तो भारत की नागरिकता चली जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और 10 में कॉन्टिन्यू है, और 11 में क्या है कि पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है सिटीजनशिप को लेके, और हमने किस देश से एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है ये तुम कॉमेंट में बताओगे। Which of the following articles of the Constitution of India authorizes Parliament to alter the applicability of fundamental rights with respect to members of armed forces and the okay, ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज में लोग काम करते हैं, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज हों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या CAPF हों, है ना, CSF, SSB, CRPF, BSF, ये सब, इनके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। अब अगर आप मान लो सर नौकरी में चले गए, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया छोड़ दिया, नाक के एकदम ऐसा लोहे के चने चबाना पड़ जाएंगे आपको सिर्फ नौकरी छोड़ने के लिए, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते मेरा अधिकार है ये, फिर या मेरा बोलने का अधिकार है, मेरा खुद को एक्सप्रेस, हाँ, कोई अधिकार नहीं वहाँ होता है आपका, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 33 के तहत है ये। 35 तो यार बोलता है ना पार्लियामेंट को अधिकार देता है, जैसे आर्टिकल 11 है ना कि सिटीजनशिप को लेके जो कानून है, लॉ है, वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, ऐसे यहाँ है कि फंडामेंटल राइट को लेके, मौलिक अधिकार को लेके जो लॉ है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। 42 क्या दिया हुआ है इसमें, 42 पंचायत इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या राइट टू वर्क दिया, 42 में जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस दी हुई हैं, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, और मैटरनिटी रिलीफ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, मैटरनिटी रिलीफ, ओके। 45 में क्या दिया हुआ है, इसको 86th अमेंडमेंट से ऐड नहीं किया गया था, सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था सिर्फ, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। आर्टिकल 33 हो जाएगा। 34 में क्या लिखा हुआ है सर, 34 में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, और ये कहाँ से लिया हमने मार्शल लॉ, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 का फीचर कौन सा नहीं है। पहली बात, इससे हमने शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा, दूसरी बात पार्ट नंबर 9 जोड़ा, इसमें आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ जोड़ा। शेड्यूल नंबर 11 में टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं। 74th अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो इसने 12th शेड्यूल जोड़ा जिसमें कि टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं, 18 फंक्शनल आइटम्स, और इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं शेड्यूल नंबर 11 में, ठीक। तो नॉट अ फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो सीट्स रिजर्व्ड हम कैसे याद करते हैं, डी से दलित, तो 243 डी। लोकपाल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लोकपाल लोकायुक्त को, ये एक्ट आया था, ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त तो एक्ट 2013, उसके थ्रू इनको स्टैब्लिश किया गया है। मैंडेटरी इलेक्शंस टू पंचायत एवरी 5 ईयर, वो 243 के में दिया हुआ है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी आपका पंचायत क्या है, तो भाई 73rd अमेंडमेंट से तो रिलेटेड होगा ही कि 3 टियर पंचायती राज को स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो आर्टिकल नंबर 243C में दिया हुआ है। और 3 टियर पंचायती राज सिस्टम किस कमेटी की सिफारिश में सेटअप किया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कब बनी 1957 में, सॉरी 1957 में।
1977 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी, जिसने बोला था कि 2 टियर पंचायती राज सेटअप करना चाहिए। LM सिंघवी कमेटी बनी, ठीक है, PK थुंगौन कमेटी बनी, गडगिल कमेटी बनी। ये सारी कमेटी भी आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट से ही एसोसिएटेड हैं। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम में कौन कौन आता है ज़रा कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। जब ये एक्ट आया था तो PV नरसिम्हा राव जो है उस टाइम पे उनकी सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। आर्टिकल्स वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और सबसे पहले पंचायत कहाँ लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, 1959 2 अक्टूबर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को 1959 को ही आंध्र प्रदेश में पंचायत गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जब ये आया था तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल गई थी उसको कि अब तो करना ही पड़ेगा हर राज्य को। In accordance with Article number 239AA of the Constitution of India, after the enforcement of the 69th Amendment Act of 1991, the UT of Delhi is designated by which of the following titles? तो अभी हमने देखा UT of Delhi बन गई NCT, National Capital Territory of Delhi, National Capital Territory of Delhi, ऑप्शन नंबर D। और ठीक है, 239AA और 239AB भी बना, जिसके तहत दिल्ली को उसको लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, विधानसभा मिली, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद हैं, वो लोअर हाउस, जैसे कि सेंटर में लोअर हाउस क्या होता है? लोकसभा होता है, तो उसके 10% से ज़्यादा, यानी 1/10 से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। लोकसभा की जितनी मेंबरशिप है उसके 10% निकालो, उससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। सॉरी, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली के केस में क्या है? ये 10% होता है, ध्यान रखना। दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली केस में 10% है। ये भी 69th अमेंडमेंट से ही हुआ था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पार्लियामेंट आपको पता है, देखो अगेन 7th के यहाँ स्पेस है, यहाँ पे चलो यहाँ पे बताता हूँ। 7वीं अनुसूची है, ठीक। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। पहले कितने सब्जेक्ट थे? 97। अभी कितने हैं? 100। पहले कितने थे स्टेट लिस्ट में? 66। अभी कितने हैं? 61। पहले कितने थे? 47। अभी कितने हैं? 51, ठीक। इस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, इस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं, इस पे दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों ने बना दिया गलती से तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, स्टेट का भी कर सकता है, लेकिन एक केस में, अगर उस बिल को रिजर्व किया गया था प्रेसिडेंट के लिए और अगर प्रेसिडेंट ने उस पे एसेंट दिया, ठप्पा दिया है, तो समझ आई बात। लेकिन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इन 5 सिनेरियो में, जिसमें 4 तो ये लिखे हैं और 5वां यहाँ लिखा नहीं है। पहला है जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे, ये पास किया जाता है आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल रिकॉल करो खुद से। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, अगर आपातकाल लगा हुआ है तो कानून बना सकता है देश की संसद, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जैसे हेल्थ आ गया, पुलिस आ गया, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, लैंड हो गई, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें, ओके। और डिफेंस, आर्म्स एंड एम्युनिशन, बैंकिंग, ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट में जैसे डिस्प्यूट हो गया, एग्रीकल्चर डिस्प्यूट हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये सब इसमें आता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं कि हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज़ बोलो, प्लीज़ मेरे लिए लॉ बना दो, जा नहीं बनाता, वैसा टाइप है ये, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 252 कैसे याद करोगे? व्हेन 2 और 2 मोर और मोर स्टेट, जब वो पार्लियामेंट से बोलते हैं। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आर्टिकल नंबर 253। 251 में कुछ नहीं है, ध्यान, मतलब कुछ नहीं इन द सेंस कि इससे रिलेटेड नहीं है। देन 5वां केस होता है प्रेसिडेंट रूल वाला। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो, और वो होता है आपका आर्टिकल नंबर किसके तहत? 356 के तहत, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये जैसे अगर जिन राज्यों ने बोला है कानून बनाने के लिए, उन्हीं के लिए लागू रहेगा ये। प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करें, प्रेसिडेंट रूल खत्म, वो खत्म मैक्सिमम 6 महीने तक। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के लिए भी वही है, मैक्सिमम 6 महीने, इमरजेंसी खत्म होने के मैक्सिमम 6 महीने तक वो रहेगा, उसके बाद हट जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेशनल इमरजेंसी केस में यही होता है, ओके। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लॉ बनाया जा सकता है, ठीक, डन, ओके, ठीक है। तो ये आर्टिकल ध्यान रखना और कब तक वैलिड है तब तक ये ध्यान रखना। इसमें 6 महीने वाला ये ध्यान रखना कि इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद मतलब तक रहेगा सिर्फ, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है मेनली कि चलता रह सकता है, चाहे प्रेसिडेंट रूल केस में चाहे तो वो आके हटा सकता है। कौन हटा सकता है?
कौन हटा सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि फिर से जब जैसे मणिपुर है तो मणिपुर में अभी तक क्या था, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, अब वहाँ पर विधानसभा बनी, ठीक है, तो फिर वो चाहे तो उसको हटा सकती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में 6 महीने होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टोटल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नॉट सरपास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन। 171 में कॉम्पोजिशन दिया हुआ है किसके लेजिस्लेटिव काउंसिल का, देखो 1/3, यानी कि जितने भी उस राज्य की विधानसभा में मेंबर्स हैं उसके 1/3 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते उसकी विधान परिषद में, ठीक है। कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। विधानसभा तो हर राज्य में है, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, जिनको कि हम बोलते हैं वहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल है। और वे 6 कौन से हैं? कबूतम से हम इनको याद करते हैं, जिसमें कि के से कर्नाटक, ए से आंध्रा, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है, बस ये ध्यान रखना है, और एम से महाराष्ट्र है, एमपी नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। अब मैक्सिमम तो देख लिए, मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 40 हो सकते हैं, मिनिमम 40 हो सकते हैं, और 171 में इनका कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्चुअल कॉम्पोजिशन डिसाइड करता है कौन? पार्लियामेंट, जिसने कि क्या डिसाइड कर रखा है कि 1/3 लोग विधानसभा से चुन के आएंगे, विधान परिषद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1/3 लोग कहाँ से चुन के आएंगे? लोकल बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह। 1/12 लोग ये कहाँ से आएंगे? जो ग्रेजुएट्स लोग हैं एटलीस्ट 3 साल के, ये इलेक्ट करके भेजेंगे। 1/12 लोग ये जो टीचर्स हैं एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल के, वो इलेक्ट करके भेजेंगे। अब बच गए 1/6, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये नामित होते हैं। किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा। किस फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट, लिसास प्लस कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। बिकॉज प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में। वहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं होता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट सिर्फ यहीं पे होता है, ठीक है। और 169 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर जो 169 है, उसमें लिखा हुआ है क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो कौन कर सकता है? जो पार्लियामेंट कर सकता है, देश की संसद कर सकती है, एंड दैट टू विद सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत से काम किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। What condition must be fulfilled by a person born outside India after 3 दिसंबर 2004 to be considered an Indian citizen by descent? 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को वंशज के आधार पर भारतीय नागरिक माने जाने के लिए क्या शर्त है? शर्त यह है कि उसके दोनों मम्मी पापा भारतीय नागरिक होने चाहिए, बस, ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 182 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 182 किससे डील करता है? देखो, स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर तो क्या होगा? 87 में स्पेशल एड्रेस दिया हुआ था उसका प्रेसिडेंट का, 89 ऐड कर दो, 9716 8815 ठीक है, ठीक है, 9716 8815 8816 सॉरी, तो 176 हो जाएगा। 182 पूछ रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर बात करें, तो ये अनुच्छेद नंबर 170 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 170 में दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्पोजिशन। और इसमें कितना हो सकता है? मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं। एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, कुछ राज्य जैसे सिक्किम में 30 मिनिमम चलते हैं, गोवा में 40 चलेंगे, मिजोरम में 40 चलेंगे, नागालैंड में 46 चलेंगे मिनिमम। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ये आर्टिकल नंबर 102 में दिया हुआ है। अगर सेंटर की बात करेंगे और अगर स्टेट की बात करेंगे तो 89 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 191 हो जाएगा। डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप कौन डिसाइड करता है? डिसक्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। और अगर डिफेक्शन के ग्राउंड में डिसक्वालिफिकेशन होता है, डिफेक्शन मतलब वही शेड्यूल नंबर 10 52nd अमेंडमेंट, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है कि ओट्टो होलान वर्सेस जच्चिलू केस रिकॉल करो यहाँ पर कि इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, है ना, स्पीकर के डिसीजन। आंसर कौन हो गया? खत्म, एलिमिनेशन करते जाओ, आंसर पाते जाओ। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 182 में दिया हुआ है, ठीक है। चलो 38 हो गया, 39 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, तुम लोग क्या आंधी पानी चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? 3 टियर स्ट्रक्चर अभी देखा, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, डिप्टी मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट जो वर्ड है ध्यान रखना, ये ओरिजिनली हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था कैबिनेट वर्ड। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से आर्टिकल नंबर 352 अनुच्छेद नंबर 352 में इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 की जो इमरजेंसी लगाई थी बिना अपने कैबिनेट से पूछे, फखरुद्दीन अली अहमद से बोल दिया था, तो यहाँ बोला गया था कि बिना कैबिनेट से पूछे इमरजेंसी
मतलब का रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकता प्रेसिडेंट को। द प्रियम्बल प्राइमरली सर्व्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रियम्बल क्या है? समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल क्या है? आईडी कार्ड है। किसने बोला था आईडी कार्ड? एन ए पालखी वाला ने। ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। किसने बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? के एम मुंशी जी ने बोला था। ठीक है, तो प्रियम्बल ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन है नहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर बात करेंगे तो कौन लाया था? नेहरू लाए थे। कब लाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जरा बताओ, जिसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। लाया कब गया था इसको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाई नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना वो प्रियम्बल नहीं था। प्रियम्बल उससे इंस्पायर्ड था, लेकिन वो प्रियम्बल से उसको मत कंफ्यूज करना। ठीक, तो फाइनेंशियल गाइडलाइन है नहीं। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल अलग है भाई। शेड्यूल तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं 12 अलग से। एनफोर्सेबल पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉन एनफोर्सेबल। ये क्या है? नॉन एनफोर्सेबल। और नीदर इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो पावर देता है, शक्ति देता है हमारे सरकार को, ना तो उससे शक्ति छीनता है। इट इज़ अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंटरप्रिटेशन। गाइडिंग प्रिंसिपल है प्रियम्बल की अगर बात करेंगे तो। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करता है, कोर्ट को हेल्प करता है किसी भी मैटर को डील करते वक्त ये। ओके, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, जरा कमेंट में बताइए जरा। अकॉर्डिंग टू एल एम सिंघवी, व्हाट आर द डीपीएसपी कंसिडर्ड एज? एल एम सिंघवी के हिसाब से डीपीएसपी क्या है? मोरल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर लीगल राइट्स है, कानूनी अधिकार है। तो अगर ध्यान रखें यहाँ पर कि जो डीपीएसपी हैं दे आर लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जीवनदायी प्रावधान है ये। ठीक है, संविधान को जीवन देते हैं ये। डायरेक्शन दिए हुए हैं स्टेट को। स्टेट का मतलब है क्या? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ यूनियन के गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जितनी भी गवर्नमेंट के अंडर में एजेंसी आती है उनको डायरेक्शन दिए गए कि तुमको ये करना है। तो दे सीक टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। ये एक लोकहितकारी राज्य बनाना चाहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द डीपीएसपी। 40, खुद से करो पॉज करके। ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत सही है। 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर सही है। ठीक है, 43 है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री सही है। 41 में क्या दिया हुआ है? राइट टू वर्क, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये आर्टिकल नंबर 42 में है। 43 में क्या है? लिविंग वेज, रहने योग्य भत्ता। और 43A में तो लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से जोड़ा गया था, इसको भी और इसको भी। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ो। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोशलिस्टिक डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ हम अपने पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी आर डिजाइनेटेड एज। तो पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासकों को किस रूप में नामित किया जाता है? इनको हम जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से। ठीक है, और अभी कौन है अंडमान निकोबार की अगर बात करेंगे तो एडमिरल DK जोशी जी हैं। ठीक है, व्हाट डज दी टर्म, और आपको पता होना चाहिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ही लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है, यानी वहाँ पर CM होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। व्हाट डज द टर्म सॉवरेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल सिग्निफाई फॉर इंडिया? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सॉवरेन का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो 3 चीज़ें बताता है। एक तो सोर्स ऑफ पावर जो कि भारत के लोग हैं, नेचर बताता है, सारी 4 चीज़ें बताता है। तो एक सोर्स ऑफ पावर जो कि भारत के लोग हैं, दूसरा नेचर बताता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव बताता है जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, और चौथा डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, संविधान को कब अपनाया गया था उसकी डेट। वो क्या है? 26 नवंबर 1949 है जिस दिन अडॉप्ट किया गया था, और लागू किस दिन किया हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, एनफोर्स हो गए थे, जैसे प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन, प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ये सारे पहले ही लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक, अब सॉवरेन का मतलब ये होता है कि ठीक है, वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहरी नियंत्रण से हम स्वतंत्र हैं, कोई कंट्री हमें गवर्न नहीं कर सकता कि ये करो वो करो, हम अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। सोशलिस्ट हैं हम, यानी कि हम, सिंपल सी बात ये है, सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि एक तरीके से लोगों का होल्ड है चीज़ों में। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि पब्लिक यानी कि हमारी गवर्नमेंट का होल्ड है। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट पूंजीवादी नहीं, सिर्फ कैपिटलिस्ट नहीं है। सेकुलर का मतलब है हमारे देश का कोई धर्म नहीं है,
सारे धर्मों को बराबर मान्यता मिली हुई। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि सरकारों, ऐसे सरकारों मतलब लोगों की सरकार है। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेर हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड, जहाँ पे स्टेट का जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है भारत में, वो इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे यूके आपका रिपब्लिक नहीं है, यूके एक मोनार्की है, वहाँ पे राजा या रानी का वो चलता है शासन। ठीक है, मोनार्की है वो। लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जहाँ इलेक्टेड होता है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो वहाँ का हेड होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लोग इलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन जैसे भी हो, है तो इलेक्टेड ही ना। ठीक। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हिस्सा है, ये केशवानंद भारती केस में कहा था। बेरूबारी यूनियन केस जो हुआ था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं नहीं, प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है। फिर बाद में बोला गया था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड। देन 42nd अमेंडमेंट हुआ और उसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया, सिस या फिर ISS। ठीक है, ये है सोशलिस्ट, सॉवरेन नहीं है, ध्यान रखना। ये है इंटेग्रिटी। ठीक है, और ये है आपका सेक्युलर। ओके, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी। इसको सॉवरेन को नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखना। 3 वर्ड ही जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। जस्टिस 3 तरीके की दी हुई है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जो कहाँ से ली हमने, रशिया या अर्स्ट वाली यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया इसको। लिबर्टी 5 तरीके की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरीके के, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी 1 ही तरीके की। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से ली है, जरा बताइए। जिस कंट्री का नाम F से शुरू होता है, बताइएगा कॉमेंट में कहाँ से लिया है। When a law passed by state legislature clashes with a parliamentary law on a concurrent list, what is the legal outcome? अगर स्टेट, देखो अभी मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, जिसपे कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो क्या होगा, पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा। लेकिन एक ही कंडीशन ऐसा है जहाँ पे स्टेट का प्रिवेल कर सकता है, और वो है कि अगर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए तो। ठीक है, सेंट्रल लॉ ओवरराइड्स द स्टेट लॉ अनलेस द स्टेट लॉ हैज़ प्रेसिडेंशियल असेंट। ठीक, चलो 46 लास्ट के 5 क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आर्टिकल्स हैं और यहाँ पे प्रोविजन दिए हुए हैं। 63 में वाइस प्रेसिडेंट मेंशन है, येस देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 89 में भी इनडायरेक्टली यही लिखा हुआ है कि जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, खत्म बात। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, ओके। इलेक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें ये भी होगा, ये भी सही है। 1 2 3 4 चारों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, चारों ही सही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, 67 में क्या लिखा हुआ, टर्म ऑफ ऑफिस लिखा हुआ वाइस प्रेसिडेंट का। कमेंट में आप बताएंगे अभी करंट में कौन है देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। नालसा, ये वही नालसा है जो 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो आया था 1987 में, उसके थ्रू बनाया गया था। कब, 1995 में। देखो, तो अब सबसे पहले तो गाइडलाइन इंट्रोड्यूस करी, ईयर याद नहीं रखना इसमें। 39A पता क्या बोलता है, फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी गरीबों को मुफ्त की विधिक सहायता देनी है। तो सहायता देनी है, मैंडेशन तो नहीं है, DPSP को जोर जबरदस्ती तो नहीं, स्टेट में नहीं करना ही पड़ेगा, लेकिन वो स्टेट की मर्जी है, वो कर दे, अच्छी बात है। तो स्टेट ने किया, वही है ये लोक अदालत। ठीक है, फ्री लीगल एड देने के लिए पुअर को। ठीक है, और 1995 ये ईयर याद करना है, स्टैब्लिशमेंट हुआ याद। ये जो नालसा है, इसके जो चीफ पैटर्न होते हैं, वो कौन होते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, याद रहेगा। और कौन से केसेस नहीं डील कर सकता है वो हम लोगों ने देखा था। और किसको फ्री लीगल एड सर्विसेज मिलती हैं, विमेन और चिल्ड्रन को, SC ST कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन को, विक्टिम जो होते हैं मास डिजास्टर के, वायलेंस के, फ्लड के, ड्रॉट के, अर्थक्वेक के, इंडस्ट्रियल डिजास्टर के, डिसेबल्ड जो लोग हैं, पर्सन जो कस्टडी में हैं, या फिर जिनकी एनुअल इनकम सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, इन सब लोगों को इसमें मुफ्त विधिक सहायता मिलती है, फ्री लीगल एड। देखो अब पूछ रहा है क्या कि BDSM को किससे जोड़ा गया था, लो मैं भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो हमें पता है कि 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेस दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं, 22 दी हुई हैं, लेकिन पहले 14 थी, 14 थी, अब 22 हुई हैं। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट से लैंग्वेज जोड़ी गई। इससे सिंधी को जोड़ा गया, इससे KNM, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, और इससे BDSM, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। तो हो गई 22 लैंग्वेजेस। अब BDSM को जोड़ा गया है 92nd अमेंडमेंट से, खत्म हो गई बात। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी DPSP को
97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 से इंसर्ट किया गया। देखो हमारी जो DPSP हैं उनमें 4 अमेंडमेंट हुए हैं। कौन कौन से? 42nd अमेंडमेंट हुआ है जिससे कि ये वाली DPSP जोड़ी गई, 48A जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की डायरेक्शन दी हुई है स्टेट को, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को भी जोड़ा गया है, ठीक है। फ्री लीगल एड टू पुअर ये भी जोड़ा गया है, और एक और जोड़ी गई है आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, जिसमें कि वो चिल्ड्रन वाली DPSP नहीं थी, उनका हेल्दी डेवलपमेंट सिक्योर करना है, वो वाली DPSP। ये 4 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई, 4 DPSP 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं। इसको जोड़ा गया है 97 से। 86th अमेंडमेंट से कोई DPSP नहीं जोड़ी गई, लेकिन सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया है आर्टिकल नंबर 45 का, और 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से आर्टिकल नंबर 38 में नहीं जोड़ा गया है, इसका 38 का क्लॉज 2 जोड़ा गया है। क्लॉज 1 में लिखा था इंश्योर करना है वेलफेयर ऑफ पीपल, और क्लॉज 2 में लिखा है, जिसको ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट से, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये 38 का क्लॉज 2 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो 4 अमेंडमेंट हुए हैं, ध्यान रखना है तुमको। 42nd अमेंडमेंट से 4 DPSP जोड़ी गई हैं, ठीक है। और आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड इन आर्टिकल नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 में निहित नहीं है? अब 51 क्या बोलता है? 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो भगवान को, यानी 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा के हम पीस की, शांति की मनोकामना करते हैं। तो जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस, यस। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यस। इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना, ट्रीटी ऑब्लिगेशन का, यस। पूरे मैंने बैच में क्लॉज वाइज पढ़ाया है इसमें, ठीक है। 51 को अगर आपने जो 4.0 बैच में खोल के देखिएगा आप, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नहीं भाई। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट ये 48A में दिया हुआ है, 48A में, ठीक है। अब इससे पता नहीं, आप ये भी याद करो कि जो हमारे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से, उसमें आपका एजुकेशन था, उसमें आपका वेट्स एंड मेजर्स था, ठीक है। उसमें आपका ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, ठीक है। उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, और एक और था, वो क्या था वो तुम बताओगे, तुम्हारा होमवर्क है। हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे ख़त्म। इसकी PDF तुमको परमार SSC टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। अगला लेक्चर हमारा ज्योग्राफी का होगा, मोस्ट अभी लाइव होगा, जो कल हम लोग करेंगे। शायद ये लेक्चर आपको आज ही रात में मिल जाएगा अगर अपलोड हो जाएगा तो कल यानी कि आपको 8 अप्रैल को, ठीक है, तो मिल जाएगा। मतलब लाइव हम लोग कर रहे होंगे शाम को ज्योग्राफी। तो सारा कुछ खत्म करेंगे, बाकी भूतिया सर मैथ का, कमल सर रीजनिंग का, वो आपको अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का करा देंगे। धन्यवाद। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।